आज हम लोग करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का वन शॉट। और इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, सारे डेरिवेशंस कवर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी लगा देंगे इन वन क्लास। तो 97% के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल चैप्टर का कवरेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, जिससे हर टॉपिक एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज एकदम सरल मिलेगी आपको। और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब सबसे पहली बात आती है कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो चुंबक या मैग्नेट्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अभी इसको और इलोबरेट करेंगे। अट्रैक्टिव का मतलब अगर आयरन, निकल, कोबाल्ट है तो उसको चिपका लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, लटका दो घूमने के लिए, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुकता है। तो इसलिए इसका अट्रैक्टिव मतलब लोहे को, निकल को, कोबाल्ट को चिपकाना, और डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकना। ये मैग्नेट्स में खास गुण या स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है। और देखिए, तो ये लिखा है, ये अट्रैक्शन वाला, और साथ में मैंने आपको बता दिया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब ये जो इसकी जो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है, इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट्स हो गए चुंबक, और जो वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं उनको आप बोल रहे हैं मैग्नेटिज्म। तो वो प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म है। आइए अब इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स की, वो भी देख लेते हैं कि क्या 4-5 बेसिक प्रॉपर्टी जो एग्जाम में आए तो आप बेहतर ढंग से उसको हैंडल कर पाए। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बात बताई कि ये अट्रैक्ट करते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट को। अगर ये इसके पास ले आएंगे तो आयरन, निकल, कोबाल्ट को ये चिपकाने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। और जो एंड्स होते हैं इस चुंबक के, जैसे आप बार मैग्नेट है तो यहां पर अगर बार मैग्नेट आप ऐसे बनाएंगे तो उसके जो नॉर्थ और साउथ पोल है, यहां पर सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनकी होती है, कह लीजिए, वो सबसे ज्यादा पोल्स पर होती है। तो नॉर्थ और साउथ पोल पर, यहां पे ये देखिए क्या है, इस डायग्राम में लोहे का बुरादा, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, उसको चिपकाया गया है। तो यहां पर देखिए ये नॉर्थ पर और साउथ पे ज्यादा चिपक गया है और साइड में थोड़ा कम है। आप कभी देखे भी होंगे या बचपन में आपने किया होगा कि एक मैग्नेट को ले लीजिए और मैग्नेट को धूल के ऊपर, धूल जानते ही हैं, मिट्टी के ऊपर आप उसको ऐसे मूव कराइए, तो जो जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं ना, आयरन फिलिंग्स उसी तरह की होती हैं। जैसे लकड़ी का बुरादा होता है वैसे लोहे का बुरादा होता है। बुरादा समझते हैं ना, महीन महीन जो निकल आता है उसमें से, बढ़ई वगैरह काम करते हैं तो बुरादा निकला करता है। तो वो आपको उस मिट्टी से जो आयरन का बुरादा दिखेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो आपको नजर आ जाएंगे। तो ये कहानी है इसकी। और पोल्स पे सबसे ज्यादा पोल स्ट्रेंथ रहती है, यानी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन रहता है। और सभी जो मैग्नेट होते हैं उनके अंदर 2 पोल पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। मोनोपोल, यानी मोनो का मतलब सिंगल, तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, यहां भी मैं बता दूं कि अगर किसी चुंबक को आप नॉर्थ साउथ है 20 से काट दें तो ऐसा नहीं है कि ये सिंगल नॉर्थ बचेगा। यहां 2 टुकड़े अगर हो रहे हैं तो इसमें भी नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर, और साउथ इधर है तो नॉर्थ इधर, ऐसे मिलेगा। हमेशा मैग्नेट के अंदर डाइपोल या नॉर्थ साउथ साथ ही मिलते हैं, अलग अलग आज तक नहीं पाए गए हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपके पकड़ में आई होगी। अब बात कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की। तो मैंने आपको बोला कि भैया अगर इसको लटका दिया जाए तो जो चुंबक होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर रुकता है ना। तो ये इसकी, क्योंकि डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्शन वाली बात करी जा रही है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके रुकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि हर मैग्नेट के पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी एक पर्टिकुलर दिशा नॉर्थ साउथ में जाके ये रुकने वाला है। और लाइक पोल्स रिपल्स, जो अगर नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पोल आप पास लेके आएंगे तो इसमें रिपल्शन होगा। देखिए मैं यहां पर थोड़ा कलर बदलता हूं, ये नॉर्थ नॉर्थ पास में है तो ये लटका हुआ था, इस नॉर्थ को लाए तो ये भागेगा दूर, है ना। और अगर अनलाइक पोल्स हैं, नॉर्थ के पास साउथ लाएंगे तो देखिए नॉर्थ या साउथ आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे। तो जो सिमिलर पोल्स होते हैं, लाइक का मतलब है
कि या नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो। और अनलाइक का मतलब है आप समझते ही हैं, नॉर्थ साउथ हो या साउथ नॉर्थ हो। तो ये करेंगे आपस में क्या, ये करेंगे आपस में रिपल्शन, रिपल्शन। और इधर मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं, और ये लोग करेंगे आपस में, मतलब ये दो ये करेंगे आपको अट्रैक्शन, क्योंकि ये अनलाइक पोल्स हैं। तो ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन फिर भी आपके कोर्स में है, जानना जरूरी है। और यहां देखिए, मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैंने बताया था ना कि अगर एक चुंबक है मैग्नेट और उसको आप कट कर देते हैं, कितना भी काट दीजिए, यहां पर रेड कलर लेता हूं दिखाने के लिए, इस चुंबक को देखिए 20 से ऐसे काट दिया है। तो काटने के बाद ये नॉर्थ तो था ही, ये यहां पर ऐसा नहीं रहा कि कुछ ना बने, यहां नॉर्थ का उल्टा साउथ बन गया, और यहां साउथ था ही और यहां पर बन गया नॉर्थ। अब आपने इसको फिर से कट कर दिया 20 से, तो जब फिर से काट दोगे तो नॉर्थ था ही, यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई पोल ना हो, यहां साउथ बन गया, यहां साउथ था ही, यहां पर उसका अपोजिट नॉर्थ बन गया, और इसी तरीके से यहां काटे तो ये बन गया। कहने का कुल मिलाकर यह मतलब है कि आप कितना भी छोटा पीस करते चले जाएंगे, मैग्नेट हमेशा बाइपोलर या डाइपोल के फॉर्म में मिलेंगे। नॉर्थ के साथ साउथ मिलना ही है, मोनोपोल या एक पोल आज तक नहीं पाया गया है। अब मैं आज तक क्यों बोल रहा हूं ना, क्योंकि साइंस कभी फाइनल नहीं होती है। आगे क्या एडवांसमेंट है, कौन सी थ्योरी आ जाए, ये तो एडवांसमेंट या जैसा जैसा आगे होगा देखा जाएगा। तो आप ये सोच के दिमाग में कतई मत चलिएगा कि आज जो ये है वो फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। नहीं, साइंस तो हमेशा डेवलप होती रहती, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज तक नहीं पाए गए हैं, आगे पाए जाए या ना पाए जाए किसी को क्या मालूम। खैर, तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी सिंगल, आप ऐसा सोचें कि केवल हमको नॉर्थ मिल जाए या केवल हमको साउथ मिल जाए, तो यह पॉसिबल नहीं है। अगर नॉर्थ होगा तो साउथ होगा, साउथ होगा तो नॉर्थ होगा, मिलेंगे दोनों ही, इसीलिए बोलते हैं मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। एवरी मैग्नेट एग्जिस्ट एज ए डाइपोल, डाइपोल का मतलब बाइपोल, या डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल का मतलब पोल, तो दो पोल हमेशा नॉर्थ साउथ के रूप में आपको मिलने वाले हैं। और एक खास प्रॉपर्टी यह भी होती है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो किसी भी चुंबक को अगर हम किसी दूसरे मटेरियल के साथ रख देते हैं और वो मटेरियल में अगर कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, तो चुंबक उनको मैग्नेटाइज कर देता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास लोहा कील ले आइए, कील तो क्या बोले उसको, ये कील है, मतलब ऐसे कीलें होती हैं ना ऐसे करके, ये पिन, ये मान लीजिए इसे चिपकी है, आपने बचपन में शायद किया भी होगा, नेल बोल दीजिए इसका, जो भी बोल दीजिए, वो इसमें चिपकी हुई हैं। अब थोड़ी देर बाद जब इसको हटा लेते हैं तो इसमें भी चिपकने का गुण आ जाता है। अगर इसमें चिपका था, 10 मिनट बाद इसको हटाएंगे आप और किसी लोहे में लगाएंगे तो ये ऐसे ही चिपक जाएगी। तो ये यही कहने का मतलब कि इस मैग्नेट ने इस कील में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर दी, उसी को हम बोलते हैं, इस पूरे फिनोमिना को, मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी एक मैग्नेट, सभी में ऐसा नहीं होगा, लकड़ी लगा देंगे तो थोड़ी चिपक जाएगा। तो कहने का मतलब जिसमें ये मैग्नेटिज्म पैदा कर रहा है उसके अंदर भी कुछ खास गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लकड़ी तो चिपकेगी भी नहीं वैसे। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए स्पेशल मटेरियल बोल दिया जो मैग्नेटाइज होने को तैयार होते हैं। तो यहां पर अगर मैं चुंबक के साथ लोहा लगा दूं, निडल लगा दूं, नेल लगा दूं, तो थोड़ी ही देर में उस नेल के पास भी टेम्परेरी मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा, कुछ समय बाद खत्म हो जाता है वो। इसी पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए हमने बोला। तो ये देखिए, ये लिखा है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होने चाहिए, सब में नहीं। अच्छा भाई, अब ये जो प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई हैं, इसको समराइज कर दिया 5 प्रॉपर्टी में, जैसे आपको याद रहे। अगर पूछे कि मैग्नेट्स की 3 प्रॉपर्टी लिखिए तो आप मोहब्बत से लिख पाइए उसको। जैसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल है, इनको एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। डायरेक्टिव, चुंबक को या मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। लाइक पोल्स रिपल करते हैं नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, और अनलाइक नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, नॉर्थ साउथ हमेशा साथ ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। और मैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिज्म पैदा कर देता है
कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। और एक स्पेशल चीज जो अक्सर आपसे पूछी जाती है कि अगर हमको ये पता करना है कि कोई मैग्नेट है कि नहीं, तो मान लीजिए ये एक हमारा नोन मैग्नेट है। नोन का मतलब हमें पता है कि मैग्नेट है और यहां पर नॉर्थ साउथ होबे करेगा। अब इस वाले मटेरियल को आप लाके जांचना चाहते हैं कि ये भैया मैग्नेट है कि नहीं, तो अगर इसको आप पास में लाएंगे तो अगर चिपक गया इसमें तो आप नहीं कह सकते कि मैग्नेट, क्योंकि लोहा भी तो हो सकता है, आयरन है तो भी चिपक जाएगा। तो अट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेटिज्म का पक्का सबूत नहीं होती है, श्योरर टेस्ट या श्योरेस्ट टेस्ट नहीं होती है। अगर इसको लाने पे रिपल्शन हो जाता है, ये ला रहे हो ये रिपल कर जाए, ये खुद ही रिपल होने लगे, तो ये पक्का है कि ये जो आप मटेरियल ला रहे हैं इसके पास वो मैग्नेट ही है, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ही रिपल करता है। अट्रैक्ट तो लोहे को भी कर सकता है, लेकिन रिपल्शन वो एक तभी करेगा जब दूसरा भी मैग्नेट हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन वाली, रिपल्शन वाली, वो रिपल्शन वाली होती है श्योरर या श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। क्योंकि अगर वो रिपल्शन है तो दोनों ही मैग्नेट होने चाहिए, अदरवाइज रिपल्शन संभव नहीं है। तो इसको आप पकड़ के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को रहता है ना कि हम कहां से ये जो आप पढ़ा रहे हैं सर इसके नोट्स कहां से लें। तो बहुत आसान है, आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहां पर मैं व्हाइट कलर हटा लेता हूं, नहीं तो इस पे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। ये आप स्टोर सेक्शन में आ जाइए ऐप के, और यहां पर देखिए क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ, ये फ्री पीडीएफ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। उसमें जाके ये जो 12 लाख प्राइस लिखा है इससे मतलब नहीं है, इसके अंदर जो है जो पीडीएफ्स हैं वो ओपन है, तो आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, अपने पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो क्या करना है, अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी पीडीएफ ले लेनी है अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो। चलिए वापस अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जैसे आपने कूलाम्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, कूलाम लॉ पढ़ा था ना, ये लिखते थे आप वहां पर, व्हाइट कलर लेता हूं, इधर ही लिख देता हूं। जैसे आप लिखते थे ये Q1 है, R डिस्टेंस दूर Q2 है, तो फोर्स लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक वाला कूलाम्स लॉ था, ये आपको याद ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसी तरीके से यहां पर मैग्नेटिज्म के लिए भी हम लोग कूलाम्स लॉ लगाते हैं, जिसको लिखते हैं कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात की जाती है, थोड़ी सी मैं बता देता हूं, एक मिनट जैसे पकड़ लें। देखिए यहां पर ये जो नॉर्थ पोल है इसको हम लोग शो करते हैं पोल स्ट्रेंथ से। तो QM1 एक पोल स्ट्रेंथ है और QM2 साउथ की पोल स्ट्रेंथ है। इसको हम लोग मैग्नेटिक चार्ज भी कहते हैं। ये देखिए, तो अब ये जो QM1 नॉर्थ वाला है इसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रीट करते हैं मैग्नेटिक चार्ज, और साउथ वाले को निगेटिव चार्ज की तरफ ट्रीट करते हैं। आप इसको +Q और माइनस भी लिख सकते हैं सिमिलरली। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहां पर जो चार्ज होते थे ना वो इंडिपेंडेंटली मौजूद या एग्जिस्ट करते हैं। आप Q1 लिखेंगे तो Q1 खाली मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर केवल नॉर्थ लिखेंगे तो अकेला नॉर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म में तो डाइपोल हमेशा होते हैं। तो आप सोचेंगे इसको क्यों ऐसा कहा गया। इसलिए कहा गया कि जिससे आप जो पढ़ाई करते आ रहे हैं पहले चैप्टर से, उसी के एनालॉगस, उसी के अनुरूप इसको समझना आसान हो जाए। अगर आप इस फंडे को यहां लगा देते हैं तो काफी पढ़ाई हमारी वैसी ही हो जाती है जो हम शुरू के 1 2 3 चैप्टर में पढ़ते चले आए। बात पकड़ में आपके आ गई होगी। तो इस वजह से नॉर्थ वाले का जो पोल स्ट्रेंथ है उसको मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं, और नॉर्थ वाले को प्लस से शो करते हैं और साउथ वाले को माइनस से शो करते हैं, और बीच का डिस्टेंस हो गया इसका R। तो ये कूलाम्स लॉ हो गया। ये देखिए यहां पर ये जो कांस्टेंट होता है वो बदल जाता है, μ0/4 पाई QM1 इंटू QM2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज द फोर्स। और ये डेफिनेशन है, यहां पे देखिए कि यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन होगी, या यूनिट मैग्नेटिक पोल की, यानी QM1 की।
तो ये बोलते हैं कि भाई आइडेंटिकल पोल ले लीजिए। आइडेंटिकल का मतलब है ये साउथ है तो ये भी साउथ है, ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, और एक जैसे। उसके बाद आप ये इधर सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इसको 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, हम दोनों पोल्स को 1 मीटर दूर रख देते हैं। ऐसे पोल रखा, मान लीजिए ये नॉर्थ रखा, और यहां पर हम ये समझते हुए फिर नॉर्थ रखे, इनके बीच की दूरी हमने 1 मीटर ले ली। अब ऐसी सिस्टम बनाने पर अगर ये दोनों लोग रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये एक जैसे पोल्स हैं, अगर इसमें फोर्स 10 की पावर -7 लगने लगे तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक पोल था उसकी स्ट्रेंथ यूनिटी थी, क्योंकि ये केवल इतना, यहां जो 1 1 1 रख दोगे तो इतना बचेगा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि यूनिट पोल स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं, जब आइडेंटिकल पोल्स को 1 मीटर दूरी पर रख दीजिए और वो एक दूसरे को 10 की पावर -7 न्यूटन से रिपल्शन करने लगे, तो वो जो पोल रखा गया है उसको बोलेंगे उसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिटी है। खैर, ये बात आप समझ पाए होंगे। अब मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सेम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने, वैसा ही करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा डायपोल क्यू, और थोड़ी दूर पर ये रखा है -q, डायपोल पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसका क्या बताते थे कि भाई क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा अगर बीच की डिस्टेंस हम 12 ले लें, क्योंकि कई डिस्टेंसेस हमें इसके सेंटर से नापनी पड़ती थी, इसलिए 12 बोलते हैं। तो आप लिखते थे Q × 12, ये मैग्नीट्यूड बताते थे इलेक्ट्रिक डायपोल का। बस यहां भी वही, और इसका डायरेक्शन क्या था, निगेट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सेम फंडा यहां पर लगाना है। तो यहां पर ये इसकी जो QM कह दीजिए, और इसको हम QM2 के सेम होगा तो QME लिख देते हो यहां पर। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या बना, इसकी पोल स्ट्रेंथ QM इंटू बीच का डिस्टेंस 12, और डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ। तो ये साउथ से, क्योंकि इसको निगेटिव चार्ज की तरफ ट्रीट कर रहे हो, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ये कहानी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने लिख दिया है, जैसे इसको पकड़ने में समझने में दिक्कत ना आए। ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल की स्ट्रेंथ, या मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ बोल दीजिए, या मैग्नेटिक डायपोल बोल दीजिए, जैसे यहां इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहे थे। तो पकड़ में आई होगी बात, इसको पकड़े रहिएगा। M से शो करते हैं, और M के ऊपर क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी दिशा बताइए साउथ से नॉर्थ, तो वो आपको पकड़ में आनी चाहिए या मालूम होनी चाहिए। अब मैग्नेटिक लेंथ की बात करते हैं। देखिए होता क्या है, जो चुंबक होता है मैग्नेट, उसकी मान लीजिए आपने 1 मीटर की लेंथ रखी है, मतलब नपाई की है, जिसको आप बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये यहां लिखा है ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है यहां से सिरे से सिरा, भाई यही तो नापोगे ऐसे। तो मान लीजिए यहां से यहां तक आप नापे हो, उसकी लंबाई 1 मीटर है। और जो आप बोलते हो मैग्नेटिक लेंथ, तो मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो जहां पर पोल होता है, ये मान लो नॉर्थ है और साउथ है, इनके बीच की दूरी को आप बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये क्या है, ml लिख देता हूं, मैग्नेटिक लेंथ। ये नॉर्थ साउथ जो होते हैं वो एकदम किनारे नहीं होते, थोड़े से मैग्नेट के अंदर होते हैं। तो ये यहां नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा अंदर घुसे होते हैं पोल। तो ये यहां पे नॉर्थ, ये यहां पे साउथ मिल गया। तो आप देख रहे हैं जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटी हो गई, क्योंकि ये सिरा टू सिरा था और ये थोड़े से अंदर से है। तो इसमें अगर आप बात करें तो ये कितना होता है मैग्नेटिक लेंथ, अगर इन नॉर्मल सिचुएशन, इन जनरल जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है उसको 0.84 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मैग्नेटिक लेंथ निकल आएगी। यानी 1 मीटर की अगर ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है तो ये 0.84 मीटर का आपको मैग्नेटिक लेंथ मिल जाएगा। एक नंबर में ये सब भी आ जाता है। कभी कभी दे दिया कि मैग्नेटिक लेंथ बताओ ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी होगी, या ज्योमेट्रिकल लेंथ दे दिया, पूछा मैग्नेटिक लेंथ कितनी होगी, तो फटाक से निकाल लीजिए। उसमें कोई, इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ बराबर 0.84।
तो कभी एक नंबर क्योंकि एमसीक्यू वगैरह आते हैं, आ जाए तो निपटा दीजिएगा, ऐसे उसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर पकड़ पाए होंगे आप। अच्छा, ये क्योंकि बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में काफी अपडेट्स होते रहते हैं, तो आप जो मेहनत कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में हो और हाईली प्रोडक्टिव हो, तो उसके लिए आपके लिए मैंने अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल बना रखा है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट्स बराबर मिलते रहें और आप जो मेहनत करें वो सही दिशा में हो, वरना मेहनत भी हो जाएगी और रिजल्ट भी ना आए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बात है एक बढ़िया टॉपिक जो बहुत पूछा जाता है, और ये हमें लगता है आपने मैग्नेटिज्म शायद 10th में पढ़ा था, तब से पढ़ रहे होंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो माइकल फेरेडे ने दिया था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, असल में ये नहीं होती है ना, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सोचा कि अगर हम कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन्होंने दिमाग लड़ाया अपना, इन्होंने कहा अगर हम पिक्टोरली किसी का फोटो बना देते हैं किसी चीज का, तो हमें फटाक से इजीली समझ में आ जाता है कि भाई कहानी क्या है। जैसे किसी की सीनरी बनी हो, उस सीनरी को देखें तो पूरी स्टोरी टेलिंग रहती है, इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, एक पन्ना एक फोटो में समझ लेंगे। तो इन्होंने इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ढाल दिया फोटो में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इमेजिनरी कर्व्स होती हैं, असल में नहीं होती। अब ये क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? इसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम, मान लीजिए इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर टेंजेंट खींच देंगे ऐसे, है ना। ये डायरेक्शन किसका है? मैग्नेटिक फील्ड एट पी। अब आप सोच सकते हैं टेंजेंट इधर भी हो सकती है, तो टेंजेंट का डायरेक्शन हम लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से जहां जा रही है, ये जैसे ये ऐसे जा रही है तो इसका डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में टेंजेंट खींच देते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दीजिए, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ये क्या है नीचे वाला? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप, ये कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन है। दूसरी तरीके से इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, जिसमें यह बोला जाता है कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, लिखा है ना यूनिट नॉर्थ पोल को कह लीजिए, पॉजिटिव चार्ज यहां कहां है, यूनिट नॉर्थ पोल को अगर हम फ्री कर दें कि वो मूव कर सके मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो रास्ता या जो पाथ फॉलो करता है उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है। तो क्या होना चाहिए? यूनिट नॉर्थ पोल और फ्रीडम हो उसको मूव करने के लिए कि किधर भी जा सके। तो ये दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि क्या है ना, फोटो तो बना दी माइकल फेराडे ने, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी या रूल्स दिए, जिसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। वो रूल लगाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और वो रूल का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो करेक्ट इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक फील्ड की नहीं मिल पाएगी। इसीलिए उसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसकी प्रॉपर्टी बताने का औचित्य क्या है। इसीलिए कि जिस काम के लिए वो बनाई गई है उसके साथ कुछ रूल भी दिए गए हैं कि ये फॉलो कर लोगे तो जो इंफॉर्मेशन तुम इस फोटो से चाहते हो वो निकाल पाओगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी होती है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि ये क्लोज्ड कर्व फॉलो करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो क्लोज्ड कर्व्स नहीं बनाती थी। आपको ध्यान होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई माइनस चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से चलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती थी। यानी पॉजिटिव से इनिशिएट होती हैं, स्टार्ट, और निगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर आप कहना चाहो तो ना कोई इनकी स्टार्टिंग है ना कोई इनका खत्म है, क्योंकि लूप है। कोई लूप ऐसे बना दो तो क्या बोलोगे कौन सा स्टार्ट है कौन सा खत्म है? नहीं है। कहने के लिए हम बोल देते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो नॉर्थ से शुरू होती हैं और वापस नॉर्थ तक आती हैं। चुंबक के बाहर या मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। दिखाई पड़ रहा है आपको? ये हमने नॉर्थ से निकाला और नॉर्थ से साउथ बाहर और साउथ से नॉर्थ अंदर है, बेसिकली ये लूप। तो ये इसके अंदर लूप बनता है
और इसके अंदर लूप नहीं बनता। इसका कारण भी कई बार पूछा गया है। इसमें लूप नहीं बनता, उसका कारण होता है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी बात कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इस वजह से क्लोज लूप नहीं बनता। मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है, इस वजह से इसमें आपका क्लोज लूप का फॉर्मेशन होता है। यह भी ध्यान रख लीजिए, याद आ गया मुझे। नेवर इंटरसेक्ट, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आपस में इंटरसेक्शन नहीं करती, क्योंकि भाई अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया B2 और इसके बेसिस पे इधर हो गया B1। तो इस एक पॉइंट P पर दो डायरेक्शन तो संभव ही नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, स्टार्ट और एंड नॉर्मल टू द सरफेस, अधिकतर केसेस में 99% केसेस में सरफेस से जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं या जा रही हैं किसी कंडक्टर में, उस समय 90 डिग्री का एंगल सरफेस से बनाती हैं इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज और अट्रैक्शन पोल्स में दिखाता है ये। कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज का मतलब क्या है, तो मैं यहां कलर थोड़ा बदलता हूं जिससे आपको दिखाई पड़े। ये देखिए, नॉर्थ से निकल के ये साउथ बनाया और ये नॉर्थ से साउथ और फिर ऐसे 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 लूप बनता चला जाएगा। तो ये जो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि ये जो लाइन है नॉर्थ से साउथ जाती हुई दिख रही है, ये लेंथ वाइज सिकुड़ना चाहती है। कॉन्ट्रैक्शन जैसे खींची हुई स्प्रिंग खींचती है, तो ये सिकुड़ना चाहेगी, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी लेंथ वाइज। ये लेंथ है, लेंथ वाइज। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी तो उस समय नॉर्थ और साउथ पास आना चाहेंगे, सिकुड़ेगी ये। यही रीजन है, बताया जाता है कि जो कि नॉर्थ और साउथ पोल में अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो क्या बोला गया कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने खींची, लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं। दिस एक्सप्लेन्स कि अनलाइक जो पोल्स होते हैं वो क्यों अट्रैक्शन शो करते हैं। अगली बात आती है कि लेटरली ये एक्सपैंड करना चाहती हैं, इस वजह से लाइक पोल्स में रिपल्शन शो देखने का मौका मिलता है। यहां पर देखिए, लेटरली का मतलब ये डायरेक्शन, तो ये लेटरली है तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगी, एक्सपैंड करती हैं। ये ऐसे हैं तो ऐसे होना चाहेंगी, जब ऐसे होना चाहेंगी तो नॉर्थ नॉर्थ दूर भागेंगे, दोनों छिटकेंगे बाहर। तो ये क्या है, ये रिपल्शन को एक्सप्लेन करता है बेटा। अब ये बात हमने बता दी। फिर है कि रिलेटिव क्लोजनेस इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जहां पर अगर कहीं पर देखिए ऐसे हमने अगर बनाया तो ऐसे बना दो, चलो, ये जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है, क्लोज होती है, यहां पर अगर B1 मैग्नेटिक फील्ड हम मान रहे हैं और यहां आ जाइए यहां पर B2 मान रहे हैं, तो B1 की वैल्यू B2 से बड़ी होगी, क्योंकि उसी एरिया में या उसी स्पेस में यहां 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहां 2 हैं। बात समझ में आई? तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं क्लोज क्लोज, तो वो ये बताती हैं कि यहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। ठीक है। फाइनल चीज, एट पोल्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारी मैक्सिमम होती है। ये जो पोल्स हैं यहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। तो इस स्लाइड में देखिए, पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अक्सर पूछ लेते हैं, 3-4 प्रॉपर्टी लिखो, 7 प्रॉपर्टी मेजरली जो हैं वो एक ही झटके में आप ध्यान दें तो पूरी पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आपके आई होगी। अब अगली बात कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का पढ़ा था ना कि एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे ही जो मैग्नेटिक डायपोल होता है उसकी ये जो एक्सियल पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल में भी देखेंगे हम लोग। तो जो एक्सियल पॉइंट पर होता है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये मैग्नेटिक डायपोल है, इसके सेंटर से r दूरी P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं और इसकी लेंथ थी टोटल 2L, तो यहां से आधी L, यहां से आधी L, और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ इस डायरेक्शन में है। तो जो B एक्सियल आती है, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस P पर, उसकी वैल्यू होगी μ0/4π 2mr/r² - L² का स्क्वायर। ये हो जाएगी इसकी
मैग्नेटिक फील्ड। अगर शॉर्ट डायपोल है तो हम क्या करते हैं, तब क्या होगा कि ये जो R है इस L से काफी बड़ा होगा, तो हम इस L को यहां पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू कट, ये R4 हो जाएगी, R की पावर एक कट जाएगा ऊपर से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2m/r³। और देखिए ये वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन में ही होता है, यानी इसका जो डायरेक्शन है इधर साउथ से नॉर्थ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ उसी डायरेक्शन में चला गया। ये फॉर्मूला पकड़ के रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पर कुछ इस्तेमाल हो। इनका डेरिवेशन वगैरह कोर्स में नहीं है इन फॉर्मूलों का, सिंपली फॉर्मूला आपके कोर्स में है। तो ये हो गया एक्सेल पॉइंट वाला मामला। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में बात की थी कि भैया इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहां से यहां तक का r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, और वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहां पे जो साउथ से नॉर्थ हो गया मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो इसकी वैल्यू हो गई इक्वेटोरियल पे μ0/4π 2mr/r² प्लस L² की पावर 3/2। और अगर शॉर्ट डायपोल है, शॉर्ट डायपोल का अगेन मतलब है कि ये जो R है इसकी लेंथ से काफी बड़ा है, तो ये फिर नेग्लेक्ट कर दोगे L को, तो ये वैल्यू आ जाएगी μ0/4π m/r³। ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखी है, इसलिए माइनस साइन शो करते हैं क्योंकि इस B और M का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। ये देखिए M का किधर है, साउथ से नॉर्थ, ये डायरेक्शन है M की, और यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके विपरीत इधर है, ये इधर है तो ये इधर है, तो दोनों में अगर वेक्टोरली कोई चीज रिप्रेजेंट करनी है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए लगाया है। तो इसको भी याद करके आप रखिए। बात लिखी हुई है कि डायरेक्शन ऑफ B एंड M आर इन अपोजिट सेंस या आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको भी कस के पकड़े रहिए। उम्मीद करते हैं बात आप पकड़ पाए होंगे। अब देखिए क्या है टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को जब आप रोटेट करते हैं, तो जब रोटेट करते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है। भाई ये है यहां पर, ये टॉर्क लग रहा है एक डायरेक्शन में, ऐसे जाना चाहता है, अब ऐसे जाना चाहता है, आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो जो वर्क डन आप करते हैं वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है, तो इसकी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। खैर, तो पहली बात हम लोग देखते हैं कि कितना टॉर्क इस पे लगता है, वो होता है m×b। जो हम डायपोल यहां रखे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वैल्यू m×b हो जाती है। वैसे तो ये किसी के लिए भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म है तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस लगाते हुए करते हैं, लेकिन आपके कोर्स में वो ज्यादा है नहीं। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अगर m और b एक ही डायरेक्शन में है तो टॉर्क की वैल्यू 0 mb sin थीटा है इसी का, और साइन 0 या 180 का मतलब है टॉर्क 0 होना। तो चाहे यहां पर थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में टॉर्क 0 बनेगा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, क्योंकि यहां साइन 90 आ जाएगा तो टॉर्क मैक्सिमम है। तो ये देख रहे हैं कि m और b के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलने वाला है। अब जो मैंने बताया कि अगर ये डायपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं तो आप वर्क डन करना पड़ जाएगा आपको, अगर अपोजिट टॉर्क के तहत जा रहे हैं। तो जो वर्क डन आप करते हैं वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। तो यहां पर देखिए, अगर θ1 से θ2 आप θ1 से θ2 घुमा रहे हैं तो कितना वर्क डन आपने किया है और कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनी, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो U जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, mb cos θ1 माइनस cos θ2। इनके फॉर्मूलों का डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, फॉर्मूले कोर्स में है, ये ध्यान रखिएगा। तो mb cos θ1 माइनस cos θ2, ये याद रखिए। θ1 से θ2 अगर आप ले गए तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ा, और यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। और सिंपल अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल कितनी होती है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, माइनस mb cos थीटा या m माइनस m डॉट b।
ठीक है, बात पकड़ में आपके आई होगी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें या स्पेशल केस ये बड़ा पूछा जाता है आपके यहाँ। पहली चीज क्या है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और काफी पूछे जाने वाला है। कहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर किसी जो इक्विलिब्रियम में है चीज, उसको उस पॉइंट से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो तो वापस उसी पॉइंट में आना चाहे तो बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्लास 11 में आपने पढ़ा था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। ठीक, आप समझे ना कि अगर कोई चीज ऐसे रखी है, आप हल्का सा उसको घुमाए, हिलाए और वापस उसी जगह आने की कोशिश कर रही है या आ गई है तो वो स्टेबल है। और कोई चीज अभी रुकी है, आपने हिलाई, अब पूरी हिल जाए तो वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो था लेकिन हिलाते ही पूरा बिगड़ गया। तो यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां मिलता है? जहां पर एम और बी की डायरेक्शन सेम होती है। जहां एम है उसे ही डायरेक्शन बी है। ये देखिए, बी की डायरेक्शन और एम की डायरेक्शन ऐसे अगर हम कर देंगे तो उस समय आपको स्टेबल, मतलब कहने का मतलब अगर एक चुंबक लेते हैं आप और ये साउथ नॉर्थ बनाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में और इसका एम भी हो गया इसी डायरेक्शन में। तो अगर आप इस समय इसको हिलाएंगे तो ये वापस वहीं चला जाएगा। तो ये केस किस चीज का केस बन रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। तो यहां माइनस एम बी वैल्यू आ जाएगी। आपने देखा था कि ये फॉर्मूला होता है। अब एम डॉट बी में कॉस जीरो लिखेंगे तो माइनस कॉस 0 1 माइनस एम बी। तो मिनिमम हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में ध्यान रखिएगा। 11th में पढ़ा भी था आपने, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत तो याद होगा, नहीं याद तो अभी याद कर लीजिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है जो कि माइनस एम बी के बराबर है। दूसरा, अगर थीटा 90 डिग्री है, यानी ये जो एम है, ये जो एम है वो ऐसे है बी से, बी इधर और एम इधर 90 डिग्री पर, तो उस समय क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तीसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एम और बी की दोनों एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये इक्विलिब्रियम में तो होंगे। एक्चुअली देखो होगा क्या, ये जैसे बी है ना और यहां एक चुंबक रख दिए हो, एम है इससे अपोजिट, तो साउथ इधर बना दो, नॉर्थ इधर, ये एम हो गया साउथ से नॉर्थ। अब इस चुंबक को अगर थोड़ा सा आप ऐसे हिला देंगे तो ये पूरा पलट जाएगा, देख रहे हैं? तो ये अभी तो इक्विलिब्रियम में है लेकिन छिड़ने पर छिड़ जाएगा। तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वहां तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर वैल्यू आप समझ पाए कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है? एम और बी के बीच का, तो आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है। यहां cos 180 डिग्री रखोगे, cos 180 डिग्री का मतलब होता है -1, तो प्लस एम बी आ जाएगा यहां। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर थोड़ा हमने ध्यान आपका ज्यादा दिलवाया है क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें बहुत कुछ पूछा जाता है और मैंने कोशिश की सरल शब्दों में थोड़ा फील और विजुलाइज करते हुए आपको सिखा देने की। खैर, अब एक आपके सामने न्यूमेरिकल है जो बोर्ड में आया था, आराम से कर लेते हैं, काफी सरल है। तो ये शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट एक्सेस एट 30 डिग्री, जो आपका मैग्नेट है या डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल है कह लीजिए, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो 0.2 टेस्ला है। ये भी बात पकड़ में आई। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ दिस 1 न्यूटन। अब यहां पर अगर आप लिखें तो बहुत, अगर इसका पिक्चर मैंने शायद बनाया होगा, ये देखिए, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इस बी से, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 0.2 टेस्ला, थीटा 30 डिग्री और टॉर्क कितना फील कर रहा है? 0.06 न्यूटन मीटर। बात पकड़ में आई। पूछ रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। एम कितना है ये बताओ। तो ये बहुत सरल है एम निकालना। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट होता है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो यहां पर एम की वैल्यू निकालने जाएंगे तो टाउ अपॉन बी साइन थीटा। अब यहां पर टाउ की वैल्यू 0.06 जो कि दे रखी है, बी 0.2 और साइन थीटा में साइन 30 डिग्री। वैल्यू फीड कर दी इसको उठाकर और उसको ये हो जाएगा 1/2, तो 0.1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर।
ये आपका आंसर आ गया पहले वाले का कि मैग्नेटिक एम की वैल्यू क्या होनी है। अब आगे पूछ रहे हैं, देखिए, फाइंड आउट व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट करस्पॉन्ड्स टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द मैग्नेटिक फील्ड। हमको पहले से हमने आपको सिखा दिया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एम और बी एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अब ये किस फंडे पे जाएंगे, इस तरह बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, फिर बताएंगे थीटा 0। तो आप पकड़े रहिएगा जो हम बोल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल होता है U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम, तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ये मिनिमम कब हो सकती है? ये मिनिमम तब हो सकती है कि कॉस थीटा +1 हो जाए, तो ये माइनस एम बी हो जाएगी। कॉस थीटा 1 तो थीटा बराबर 0। तो एम और बी अगर एक ही डायरेक्शन में है या पैरेलल है एक दूसरे के, तो आपको मिलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवालों में पूछा जाता है, इसको जरूर अच्छे से समझे। मैं हट जाता हूं, कुछ बच्चे पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे अरविंद एकेडमी ऐप पर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, ध्यान रखिएगा, बड़े अच्छे से बता दूंगा आपको कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। कह रहे हैं कि ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है और बार मैग्नेट होता है, वो दोनों एक ही तरह की प्रॉपर्टी या एक जैसा बिहेवियर रखते हैं मैग्नेटिक सेंस के अंदर। क्यों रखते हैं, आइए देखते हैं। तो व्हेन आई इज पास थ्रू सोलेनॉइड, आप जानते हैं ना सोलेनॉइड ऐसा होता है, तो इसके अंदर मान लीजिए करंट आपने फ्लो कर दी, तो जब करंट फ्लो करेंगे तो बार मैग्नेट होता है चुंबक, ऐसे ये बार मैग्नेट हो गया नॉर्थ साउथ। इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं ये देख लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि दोनों एक जैसा बिहेवियर रख रहे हैं। ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसको भी अगर जैसे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता था, इस सोलेनॉइड को भी अगर फ्री टू मूव कर दें, रोटेट कर दें, तो ये कहां जाके रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है और करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रहा है। टू सोलेनॉइड शोज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जैसे इसके पास में हम दूसरा मैग्नेट लेके आए, तो अगर सेम पोल आ गया तो रिपल्शन हो जाएगा, अपोजिट पोल्स आ गए अनलाइक पोल्स तो अट्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर अगर दूसरा सोलेनॉइड लेके आए तो वो इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल भी कर सकता है। ये भी प्रॉपर्टी सेम वैसे ही दिखा रहा है जैसे बार मैग्नेट शो करती थी। और एक ये वर्ड बड़ा अच्छा हमको लगता है, स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस, मतलब चौंकाने वाली समानता देखने को मिलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ये मैंने आपको दिखाई पड़े इसलिए बना दिया है। ये सोलेनॉइड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, और ये बार मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए। तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं लगभग एक जैसा कैरेक्टर या प्रॉपर्टी शो करती हैं। अगली और लास्ट बात, अगर हम सोलेनॉइड की एक्सियल पोजीशन पे दूर चले जाएं या ये चुंबक के बार मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पे दूर चले जाएं, तो दोनों केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेम पाया जाता है। ये देखिए बी एक्सियल पे μ0/4π 2m/r³, ये इसके लिए भी वैलिड हो जाता है और ये फॉर्मूला इसके लिए भी वैलिड हो जाता है। तो इससे क्या बात पकड़ में आई कि भैया जो बार मैग्नेट है और करंट कैरिंग सोलेनॉइड दोनों एक जैसा बिहेवियर रखते हैं इन सेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये आता बहुत है, तो ये मैंने 4 पॉइंट आपको बताए जो आप दिमाग में रखिएगा और कहीं पूछा जाए तो मोहब्बत के साथ लिखिएगा। अब ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये भी बहुत पूछा जाता है, छोटी सी बात है। आपने गॉस लॉ पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उम्मीद करते हैं जरूर याद होगा। तो गॉस लॉ जो आप पढ़ते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो लिखते थे E.ds, ये टोटल फ्लक्स था और इसकी वैल्यू होती थी Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा करते थे, याद होना चाहिए और होएगा भी आपको। यहां पर क्या होता है, जब B डॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये सरफेस एरिया था, है ना, तो एरिया वेक्टर कह लीजिए, तो ये B.ds यहां पे करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। ये यहां मिलता था Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका कारण क्या है कि ये जो गॉस जो क्लोज सरफेस होती है उसमें सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिंगल पोल रहता ही नहीं है। अगर सिंगल पोल नहीं होगा, Q इनसाइड में +Q भी रहे और -Q भी रहे, तो Q विल बिकम 0।
क्योंकि यहां नेट चार्ज लेते थे ना, प्लस माइनस जोड़ के। तो यहां पर आप कह रहे हो कि प्लस, एक नॉर्थ है तो साउथ भी होगा, और साउथ है तो नॉर्थ भी होगा, एक प्लस है तो उसी के बराबर एक माइनस भी होगा, और माइनस है तो उसी बराबर प्लस भी होगा। तो ये तो भैया जीरो ही हो जाएगा ना, इसलिए जीरो आता है। और इसका कंक्लूजन क्या हो जाता है, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब अलग से नॉर्थ या अलग से साउथ आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब भी मिलेगा मैग्नेटिक डायपोल मिलेगा नॉर्थ साउथ एक साथ। तो कहीं पूछा जाए ये गॉस लॉ जो है वो क्या बताता है, तो आप यही बताएंगे इसका कॉन्सिक्वेंस या कंक्लूजन क्या है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी अलग से चार पोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, पकड़े रहिएगा। अच्छा, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बेटा ये अपना द्रोणा कोर्स है 2.1 12th वाले बच्चों के लिए, जबरदस्त। इसमें 8 अगस्त से चैप्टर 1 से मैंने फ्रेश स्टार्ट किया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है फिजिक्स में स्कूल से सपोर्ट नहीं मिल रहा, या जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी कोचिंग में समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है एंड इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। उसमें फायदा क्या है कि आपको चैप्टर 1 से पढ़ने का दोबारा मौका भी मिलेगा, और साथ में ओल्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे जो मैंने इस साल पढ़ाया है। अप्रैल से अब तक एक बुक खत्म हो चुकी थी पहले वो, और पूरे सिलेबस का भी मटेरियल आपको मिलेगा। जिससे कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई टीचर 12वां चैप्टर पढ़ा रहे हो स्कूल में, तो वो भी दिक्कत आपको ना आए। और इसके अलावा बहुत कुछ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, 10 साल के पीवाईक्यूज को वीडियो फॉर्म में सॉल्व किया है, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, नोट्स, सब कुछ मिलेगा। कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और साथ में मेरा एक्सपीरियंस और गाइडेंस तो मिलेगी। तो जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं और पढ़कर शानदार 97% लाना चाहते हैं, वो करेंगे क्या, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर मेरे साथ जुड़ जाइए। देर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो पेपर है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, रट के काम नहीं बनेगा। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अब कहानी में थोड़ी और मजेदारी आ गई। ये माइकल फैराडे जो साहब थे, ये बड़ा काम किए हैं इसमें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इन्होंने ये बनाई थी। अब इन्होंने क्या देखा कि जब हम डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, भाई एक जगह मैग्नेटिक फील्ड है, आप फला मटेरियल लाए वहां रखा, कुछ और मटेरियल लाके रखा, तो इन्होंने देखा कि जब हम अलग अलग मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड्स में लाके रख रहे हैं, तो उसका बिहेवियर, उस मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग हो रहा है। इसके बेसिस पे उन्होंने मटेरियल्स को 3 भागों में क्लासिफाई कर दिया। एक बोला उन्होंने डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, और तीसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। आप समझे इसके पीछे कहानी क्या थी? माइकल फैराडे ने ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर्स ऑफ द मटेरियल्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्लासिफाइड एज ए 3 ग्रुप्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब ये डाय, पैरा, फेरो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आना है यहां से। ये कहते किसे हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये भी हम जिक्र करेंगे। तो अब ये जो चार्ट बना रहे हैं, एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है कि 1 नंबर का सवाल या न्यूमेरिकल के अंदर इससे हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अभी देखते हैं क्या मतलब है इसका। अच्छा, उससे पहले यहां पर ये जो साई लिखा है, इसको साई पढ़ते हैं CHI, है ना, आप जानते होंगे। एक्स की जगह एक्स नहीं है, ऐसे साई लिख देते हैं, ये साई है। ये साई शो किया जाता है कि जो मटेरियल की मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी को दिखाता है। मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी क्या चीज होती है? जैसे ऐसा समझिए कि आपको समझाने के लिए कि आप अच्छा फील करें, विजुलाइज कर पाए, जैसे आपका कोई दोस्त है मान लीजिए, और ठंड के दिनों में बाहर निकले और तुरंत उसको जुकाम हो जाए, छींके आने लगे। हो सकता है आप निकली या निकले और आपको जुकाम नहीं होता जल्दी, तो वो जो दूसरा आपका दोस्त या सहेली या फ्रेंड या जो भी है, वो अगर जा रहा है तो सेंसिटिव है बाहरी वातावरण से, तुरंत छींके आने लगती हैं उनको। और आप कम सेंसिटिव हैं बाहरी वातावरण के, तो आपको कम छींके आती या नहीं आती हैं। यही चीज मैग्नेटिक, यानी कि सेंसिटिवनेस बाहरी वातावरण को लेते हुए, इसी को इसमें बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी। कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, वो मटेरियल लाके रखा जा रहा है, तो वो कितना अलाउ कर रहा है कि उसके ऊपर कितना इंपैक्ट हो, है ना। कैसा
और कम इंपैक्ट होगा तो मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी कम है, ज्यादा इंपैक्ट छीके मारेगा, वो छीक तो नहीं मारेगा समझाने के लिए, तो मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी ज्यादा है। साइज से इसको बताते हैं, ऐसे बताए ऐसे आप समझ पाए। अब यहां पे कुछ देखिए वैल्यूज लिखी हैं मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी की, वो थोड़ा याद कर लीजिएगा। जो डायमैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू -1 के बराबर या उससे बड़ी और 0 से छोटी होती है। ठीक, अभी क्यों होती दिखाई पड़ेगा। और ये जो एप्सिलॉन है ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर। पैरामैग्नेटिक के लिए जो सब्सटेबिलिटी है मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी वो 0 से थोड़ी बड़ी होती है। और फेरोमैग्नेटिक जो होता है उसकी सब्सटेबिलिटी 1 से बहुत बड़ी होती है, 500, 1000, 1500 ऐसे मिलेगी आपको। जो काम पैरामैग्नेटिक करेगा ये उसके बड़े भाई हैं या बिग ब्रदर या बिग डैडी कह लीजिए, फेरोमैग्नेटिक भयानक रूप से करेंगे। ये एक थप्पड़ मारेगा तो ये 100 घूंसे मारेंगे, ऐसे समझ लीजिए ये उनके बड़े पापा हैं या बिग ब्रदर हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, ये रिलेटिव परमेबिलिटी और साई के बीच में रिलेशन होता है 1 + साई, यानी म्यू आर इज इक्वल टू 1 + साई। इस रिलेशन मतलब इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखिए एक जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, एक जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी है इसकी वैल्यू डायमैग्नेटिक के लिए 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, और पैरामैग्नेटिक के लिए ये 1 से बड़ी होती है और 1 से थोड़ी ही बड़ी होती है, 1 + एप्सिलॉन। और इसमें जैसे मैंने बताया कि 1 से बहुत बड़ी 500, 1000, 1500, 1700, 1800 होगी। दूसरी बात म्यू, ये म्यू क्या है? म्यू है परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और ये म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस से परमेबिलिटी इसकी छोटी होती है डायमैग्नेटिक की, इसकी बड़ी होती है, इसकी बहुत बड़ी होती है। कुल मिला के जो चार्ट आपको दिख रहा है या जो टेबल दिख रही है, जो भी आप बोलते हो, इसको अच्छे से कर जरूर लीजिएगा। ये एक नंबर 100% इससे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं लगता हुआ। तो ये आप इसको कॉपी कर लीजिए, चाहे जो भी तरीके से पढ़ाई करते हैं उसको हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है। अब शुरू होता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते किसे हैं, किस तरह का बिहेवियर हो। तो क्या होता है कि जब भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखने पर उसके अंदर एक फिबल मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन। फिबल का मतलब होता है कमजोर, थोड़ा बहुत। तो फिबल मैग्नेटाइजेशन, अभी देखिए ये मैग्नेटिक कई किताबों में गलत बना रहता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं कलर बदल लेता हूं, पीला या हरा पीला ले लेता हूं उस समय। ये देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है ऐसे, और इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो इसका उल्टा बनना है। तो साउथ यहां होना चाहिए, नॉर्थ यहां, तभी तो एरो इधर आएगा। तो मैग्नेटाइजेशन उल्टा बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा। इसके अंदर फिबल मैग्नेटाइजेशन का मतलब है थोड़ा ही मैग्नेटाइजेशन बनेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक वाले, वो जब भी आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे वो हमेशा कोशिश करेंगे कि वीकर जोन में, वीकर मैग्नेटिक फील्ड में चले जाए। तो जो मैग्नेट्स होते हैं वो नॉर्मली इनको रिपेल करते हैं, समझ रहे? मैग्नेट इनको नॉर्मली रिपेल करता है। और यहां एक चीज ये डायग्राम भी पूछते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इसको, इसकी अपेक्षा बाहर से जाना पसंद करती हैं। देखिए ये जा रही थी सीधे, लेकिन ये आ गया रास्ते में तो ये मुड़ रही है, इससे जाना पसंद नहीं करती, इस रास्ते को पसंद नहीं है इसको। तो ये डायग्राम भी याद कर लीजिए, ये मैंने लिखा भी है सारी बात कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे बोलेंगे? उसे बोलेंगे जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाना चाहिए, फिबल मैग्नेटाइजेशन। ठीक, और साथ में चुंबक के पास लाएंगे तो रिपल्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको छोड़ के जाना पसंद करती हैं। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। इनमें कई एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। ये कॉपर और वाटर वाला अक्सर आपसे पूछा जाता है, इसलिए रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। कॉपर और वाटर क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अलावा और भी लेड, जिंक, गोल्ड, सिलिकॉन वगैरह, लेकिन ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं तो उसको भी याद करिएगा। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से इसकी सब्सटेबिलिटी या इसके ऊपर इसका जो बिहेवियर है डायमैग्नेटिज्म का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए यहां पर ये 0 है और उसके नीचे व्हाइट कलर लेता हूं,
उसके नीचे निगेटिव रीजन में, क्योंकि आपको बताया था कि साइम नेगेटिव होता है डायमैग्नेटिक के लिए, -1 और 0 के बीच, -1 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए नीचे खींचा है ये लाइन। अब ये टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो लेकिन इस साइम के ऊपर कोई फर्क नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कहानी हो गई। आइए देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि जब आप मटेरियल, एक एक्सटर्नल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ से साउथ, इसके अंदर जब वो मटेरियल आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हो तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में पैदा होता है, लेकिन वो फिबल होता है। फिबल का मतलब कमजोर, हल्का फुल्का पैदा होता है। तो यहां भी एम देखिए मैंने बना रखा है, इस एम का डायरेक्शन भी उधर ही है जिधर बी का है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ऐसे बनेगा डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? साउथ इधर तभी इधर बन गया। तो ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन इन द मटेरियल डेवलप होगा, लेकिन फिबल मैग्नेटाइजेशन होगा। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इसके अंदर से जाना पसंद करती हैं। तो ये सीधे जा रही थी, ये मिल गया तो ये थोड़ी सी घुस गई इसके अंदर। बात समझ में आई? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाना पसंद करती हैं, और जो चुंबक के पास इस सब्सटेंसेस को लाओगे तो फिबल अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, यानी थोड़ा सा खींचेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टीज हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के, लिखा भी है नोट्स के तौर पे। क्या एग्जांपल हैं? तो एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, सोडियम, कॉपर वगैरह आप यहां पर एसटीपी पर देख सकते हैं। यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। डायमैग्नेटिक नहीं डिपेंडेंट था, लेकिन पैरामैग्नेटिक डिपेंडेंट है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी सब्सटेबिलिटी घटती चली जाती है, यानी इसका जो पैरामैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है वो कमजोर होता चला जाता है। तो यहां पर इसको, ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, और इसी ये जो ग्राफ है ये क्यूरीज लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ये ग्राफ उसका बना हुआ है। डायमैग्नेटिक में जो फिबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है, यहां पर फिबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। डायमैग्नेटिक में फिबल रिपल्शन है, पैरामैग्नेटिक में फिबल अट्रैक्शन है। जब आप मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास ले जाओगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जाना पसंद करती हैं उसको छोड़ के जाना पसंद करती है डायमैग्नेटिक में। अब तीसरी बात आती फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो काम पैरा कर रहा था उसके ये बिग ब्रदर हैं, तो वो भयानक बड़े रूप में करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप बनाए हुए हैं नॉर्थ से साउथ बेटा, ऐसे। तो इसके अंदर भी मैग्नेटाइजेशन इसी डायरेक्शन में पैदा होगा, यानी मैग्नेटाइजेशन किधर पैदा होना चाहिए? इसी डायरेक्शन में, यानी साउथ यहां, नॉर्थ यहां। ध्यान रखिए, कई किताबों में, कई गाइडों में, कई पेपर्स में गलत छपा होता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। सही डायग्राम बता रहा हूं आपको, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और यहां पर जो मैग्नेटाइजेशन पैदा होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन पैदा होता है, फिबल नहीं, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ताकतवर। तो ये है फेरोमैग्नेटिक की कहानी। इस पे जो लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर घुसना या इससे होकर जाना पसंद करती हैं। तो बहुत सारी लाइनें, ये डायग्राम उतना सुंदर नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, ये इसके अंदर से जा रही हैं बहुत ज्यादा। अगर इस मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को चुंबक के पास ले जाओगे तो हाईली अट्रैक्टिव चीज, अट्रैक्शन मिलेगा आपको, बहुत तगड़ा अट्रैक्शन मिलेगा। इस वाले मटेरियल को अगर ये हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पसंद करता, कहीं भी मौका मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग वाले की तरफ चला जाएगा। तो ये भी पकड़ रही है, लिखिए, ये सारी बातें मैं समझा रहा हूं। आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह ये सब आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और इसमें एक और, इसी के बेसिस पे अभी आप पढ़ेंगे मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लगता है। तो यहां पर शुरू में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो साइम गिरता जाता है, और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसे बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर, है ना। उस टेम्परेचर पे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाता है। फिर उसके आगे, उससे ऊपर के टेम्परेचर में इस तरह का भी है, देखिए कॉन्वेक्सिटी ऊपर उभरा हुआ है, ये नीचे उभरा हुआ है, ये कॉन्वेक्सिटी इसकी बदल जाती है। तो ये जो ग्राफ है
ये मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है। यहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बात पकड़े। अब यहां पे बात कही जा रही है कि इसको भाई एक्सप्लेन कीजिए कि ओरिजिन क्या है। तो जल्दी से मैं ये भी बता देता हूं, ये बातें मैंने आपको समझाने के लिए यहां लिखी हैं। क्या होता है कि ये जो डायमैग्नेटिज्म होती है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इनमें परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं पाया जाता। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये देखिए ये चक्कर ऐसे लगा रहा है, तो उसके साथ वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है, ऐसे ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। तो इसका डायपोल मोमेंट नीचे बन रहा है और इसका डायपोल मोमेंट ऊपर बन रहा है। तो ये m और ये m वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक दूसरे को किल कर देते हैं। तो इस वजह से आपका परमानेंट, यानी कोई मटेरियल रखा है तो क्या उसका डायपोल मोमेंट होगा डायमैग्नेटिक का? एक एटम का भी नहीं होगा, क्योंकि एक एटम में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले वो एक दूसरे को मार दिए डायपोल मोमेंट के सेंस में। अब क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, सपोज करिए ऐसे लगा दिया, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बी के डायरेक्शन में था वो घट जाता है, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी रफ्तार कम हो जाती है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था उसी के अलोंग अगर बी लगाया हो, यहां देखिए m माइनस डेल्टा m हो जाएगा, और क्योंकि यहां b नीचे लगाया है तो जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में था वो m प्लस डेल्टा m, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका बढ़ जाएगा। अब इन दोनों का फर्क देखिए आप, तो फर्क देखेंगे तो 2 डेल्टा m मिलेगा, इसमें से ये घटा दीजिए, तो 2 डेल्टा m इज द डिफरेंस, और उस डिफरेंस का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। तो ये डायरेक्शन बी के डायरेक्शन से जो आप मैग्नेटिक फील्ड लगाए थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। यही चीज एक्सप्लेन की जा रही है कि जब भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर फिबल मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन है इसका। बात समझ में आई? 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक सिंगल एटम का भी परमानेंट डायपोल मोमेंट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नहीं मिलता, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मार देते हैं। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट टेम्परेचर के होते हैं। साथ में जो डायमैग्नेटिक होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन पैदा करते हैं, फिबल मैग्नेटाइजेशन, थोड़ा बहुत या कमजोर मैग्नेटाइजेशन पैदा करते हैं। यही बात लिखा है, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी फिर से यहां पे मैंने रिपीट किए जैसे आप भूल ना जाएं, और कुछ एग्जांपल्स कॉपर बिस्मिथ वगैरह जो बताए थे वो यहां पर आ जाते हैं। अब ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं। अब पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, जो सिंगल एटम है उसका परमानेंट डायपोल मोमेंट हो सकता है ना, यह कह लीजिए होने की संभावना रहती। कारण क्या है कि मान लीजिए किसी वजह से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाई, 2 जोड़े में होते हैं, आप एसपीडीएफ क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, बहुत गहराई तक पढ़ते होंगे, तो जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं हो पाई, तो एक इलेक्ट्रॉन मिला तो जिधर चक्कर मार रहा उसका डायपोल मोमेंट मिल गया। या पेयरिंग हुई है लेकिन पेयरिंग होने के बाद एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को 100% कैंसिल नहीं कर पाए, एक भारी पड़ गया दूसरे पर, तो उसका परमानेंट डायपोल मोमेंट मिल गया। यानी कि ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनके एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, होता है। बात समझ रहे हैं? डायमैग्नेटिक में एक एटम का भी नहीं होता है, एक एटम का होता है, लेकिन जब ये साथ में होते हैं, 1000 एटम, करोड़ एटम, मिलियन, क्योंकि सब्सटेंस निकालोगे तो उसमें तो बहुत सारे एटम होंगे, तो सारे का मिलकर शून्य हो जाता है, क्योंकि एट रैंडम प्लेस होते हैं। ये देखिए, जब ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, उस समय इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये तीर लगा ऐसे, ये तीर लगा ऐसे, ये तीर लगा ऐसे, एट रैंडम है। तो एट रैंडम है तो सबको जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा सबको जोड़ने पर, लेकिन एक का है, सबका मिला के नहीं है। बढ़िया। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ये डायपोल मोमेंट क्या है, उस डायरेक्शन में अलाइन होने शुरू हो जाते हैं, उस डायरेक्शन में घूम जाते हैं। पूरी तरह यहां घुमा हुआ दिख रहा है, पूरी तरह नहीं घूमते हैं, लेकिन चेष्टा करते हैं उस डायरेक्शन में जाने की। तो सब थोड़ा थोड़ा घूमेंगे तो मिलके इस मटेरियल का फिबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो जाता है। ये कहानी या ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है कि ऐसा क्यों होता है। ये भी समझ गए अब आप। पैरामैग्नेटिक जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ये हम आपको बता चुके हैं। अब आता है ये क्यूरीज लॉ, इसी को देखते हुए व्हाइट कलर ले लेता हूं।
तो क्यूरीज लॉ क्या बता रहा है? क्यूरीज लॉ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है, पहली बात। और ये ग्राफ मैंने बताया था, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये टाई है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो सब्सटेबिलिटी है वो कम होती जाती है। तो साई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो साई एम इज इक्वल टू C/T। C क्या है? क्यूरीज कांस्टेंट। तो C है क्यूरीज कांस्टेंट, साई एम है सब्सटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो क्यूरीज लॉ है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए लगता है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे सब्सटेबिलिटी कम हो जानी। अब आता है ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, निकल, कोबाल्ट, आयरन, इसका क्या मामला है? तो इसमें जो क्यूरी एंड वेस्ट ने मिलकर एक थ्योरी दी, डोमेन थ्योरी, उसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि भैया फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों मिल रही है। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि डोमेन्स होते क्या हैं। तो क्या होता है कि यहां पर एक सिंगल एटम का बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट होता है। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा बहुत था एक का, और डायमैग्नेटिक में था ही नहीं एक का। तो एक का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बहुत तगड़ा होता है। तो वो जो एक का, मान लीजिए व्हाइट कलर है, दिख नहीं रहा है, तो एक मान लीजिए एटम है और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है बहुत स्ट्रांग है। इसको थोड़ा गाढ़ा कर दूं आपको फील आए, ये बहुत स्ट्रांग है। तो ये अपने पड़ोसी एटम से तुरंत मिलकर एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बना लेते हैं। जैसे आपका कोई मजाक के लिए कह रहे हैं, कोई बच्चा बदमाश बच्चा है जिसको थोड़ा दादागिरी करना पसंद है, तो तुरंत 4-6 बच्चों का ग्रुप बना लेगा आपके यहाँ क्लास के अंदर, कि जिससे वो थोड़ी सी बुली कर पाए दूसरे को। इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे तो गलत भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आप मतलब लड़के लड़कियों सब में होता है। कुछ लड़कियां होती है बुली करती हैं, कुछ होती है सपोर्टिव होती हैं, कुछ सिंगिंग में माहिर होती हैं, कुछ डांस में माहिर होती हैं, कुछ पढ़ाई में माहिर होती हैं। ऐसे ही लड़के हैं, कुछ झगड़े में माहिर होते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई वाले होते हैं, कुछ अच्छे क्रिकेटर भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो लोग जिस बिहेवियर के, मान लो सिंगिंग वाली लड़की है तो वो ग्रुप बनाएगी जिसमें सिंगर्स का ग्रुप बन जाए जल्दी से, वो अच्छा लगता है उसको। और जो बदमाशी वाला बच्चा है वो बदमाशी ग्रुप बना लेगा, फट से पढ़ने वाले ग्रुप बना लेंगे। यही काम ये करता है कि जो सिंगल एटम है वो अपने पड़ोसी एटम से दोस्ती करके, इंटरैक्ट करके सारे एटम्स क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं और ऐसे क्लस्टर्स बन जाते हैं, ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं। तो एक ग्रुप, ये देख रहे हैं आप, एक ग्रुप का डायपोल मोमेंट स्ट्रांग है इस डायरेक्शन में, दूसरे ने सिंगिंग वाले थे, ये डांसिंग वाले हैं, पढ़ाई वाले हैं, समझाने के लिए। तो ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। इसी तरह से ये जो बने हैं ये डोमेन्स हैं। तो हर डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है काफी स्ट्रांग होता है। ये डोमेन का जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर तक होता है। जो स्केल आप रहती है रूलर, उसका एक खाना 15 सेंटीमीटर की छोटी स्केल आप रखते होंगे और एक खाना 1 mm होता है और 10 की पावर 11 एटम्स मिलते हैं उसके अंदर। बहुत एटम्स, मतलब देख रहे हैं कि इतने छोटी जगह में 10 की पावर 11 एटम्स भरे होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट होता है हर डायपोल डोमेन्स का। तो डोमेन समझे ना कि एक एटम का जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने आसपास के एटम से इंटरैक्ट करके एक ही डायरेक्शन में सब लोग अपना मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन कर देते हैं। तो दूसरा वाला दूसरा अलाइन कर देगा, जिसको जैसा मिलेगा। पढ़ाई वाले एक तरफ, घूमने वाले एक तरफ, झगड़े वाले एक तरफ, सिंगिंग वाले एक तरफ, गेम्स वाले एक तरफ, ऐसे खटाखट बन जाते हैं। बढ़िया समझ गए डोमेन। ये मैंने लिख भी दिया अच्छे शब्दों में, किताबी भाषा के आसपास, जैसे आप पढ़ के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि अब इस फेरोमैग्नेटिक को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड आपने 0 रखा है, उस समय आपने लगाया है, तो क्या होता है कि ये जो पीछे बन रहा था ना, इसका सारा निचोड़ निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट, 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 सब बराबर होते हैं। तो एक दूसरे को मार देते हैं। ये वाले ने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो कोई भी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट सब्सटेंस का नहीं मिलेगा। एक एटम का है, पूरे सब्सटेंस का नहीं है। पूरा सब्सटेंस है, एक एटम का है, पूरे सब्सटेंस का नहीं है। पकड़ में आ गई बात। अनमैग्नेटाइज्ड सैंपल। अब जैसे ही आप दूसरी कहानी वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए, आपने एक वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो जो डोमेन इस तरह से मान लो लगाया, इस दिशा में जो डोमेन था वो ग्रो कर गया।
ये देखो इसका साइज इससे कितना बड़ा हो गया, और जो विपरीत दिशा में था ये अपोजिट था इसके, तो वो डीग्रो कर गया। तो ये मैग्नेटाइजेशन किस डायरेक्शन में पैदा हुआ? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन पैदा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, वो इन द केस ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। उसको ऐसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, ग्रोइंग ऑफ डोमेन्स। अब आप मान लीजिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, कस के लगा दिया। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो ये जो डोमेन है ना, वो ग्रोथ नहीं, ये घूम जाएंगे। ये वाले को ये मजबूर कर देगा मैग्नेटिक फील्ड कि तुम सही रास्ते पे आ जाओ, तुम ऐसे नहीं ऐसे आ जाओ। मान लो तुम्हारे क्लास में प्रिंसिपल आ गए, हट्टी कट्टी मैडम है, आ गई प्रिंसिपल आपके क्लास में, तो जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी सांस खींच के पढ़ना शुरू कर देंगे नहीं उस समय, कम से कम घंटे भर के लिए, जब तक खड़ी है मैडम या आधे घंटे के लिए। वही काम की इतना ताकतवर फोर्स या ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड लगा कि आड़े तिरछे जितने भी थे सब उसी डायरेक्शन में आ गए। तो यहां पर क्या है? घूमना। इस घूमने को बोलते हैं रोटेशन ऑफ डोमेन्स। गलत रास्ते वाला भी पढ़ाई वाले रास्ते पे आ गया। तो यहां पर डोमेन थ्योरी में दो कांड होते हैं। कम फोर्स लगा, क्लास टीचर ही है तो थोड़ा बहुत बदमाशी भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हैं, ग्रो कर गए। सिंपल टीचर हैं तो ये स्थिति है, क्लास टीचर हैं थोड़ा सा पढ़ने लगे, और प्रिंसिपल हैं तो फिर पढ़ेंगे ही आप। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन है आपका, मेरे ख्याल से मजेदार अंदाज में आपको दिया है। अब ये जो कलर बदलना होगा, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके लिए जो लॉ लगता है वो लगता है मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ या क्यूरी-वेस्ट लॉ। अब ये क्या बोलता है? पहली बात ये कहता है कि क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, अब उसके ऊपर, अब अबव द क्यूरी पॉइंट यानी उस टेम्परेचर के ऊपर आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अब जो कन्वर्ट हो चुका है पैरा में, उसका बिहेवियर साइएम इज इक्वल टू सी डैश टी माइनस टीसी होता है। इसके अनुरूप होता है, इसका ग्राफ बना चुके थे हम। और ये टीसी क्या है? वो क्यूरीज पॉइंट या क्यूरीज टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा, इसे कई बच्चे क्रिटिकल टेम्परेचर समझ लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो आप चैप्टर 3 में पढ़े थे, उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जिसपे कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर हो जाए। यहां जो टीसी है वो क्यूरीज टेम्परेचर है या क्यूरीज पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदलता है। दोनों फर्क हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बता दिया है। तो इस टेम्परेचर के बाद सब्स्टेबिलिटी इस हिसाब से वेरी करती है। ये मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ है या क्यूरी-वेस्ट लॉ है। ये किसके लिए लगता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लगता है। ठीक, और टीसी क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट। उम्मीद है ये बात आप अच्छे से पकड़ पाए होंगे। बढ़िया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंसेस। ये इनमें से एक क्वेश्चन अक्सर आता है आपका, यानी यहां पे देखिए डायमैग्नेटिक, पैरा और फेरोमैग्नेटिक लिखा है। क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी वो समझेंगे। ये जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो पैदा होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और फिबल होता है, कमजोर होता है। ये देखिए लिखा है फिबल मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में फिबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और पैरामैग्नेटिक में फिबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, उसी डायरेक्शन में जहां पे एक्सटर्नल फील्ड था। और फेरोमैग्नेटिक में जो काम पैरा कर रहा है उसका बड़े रूप में काम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करेगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कहानी हो गई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। दूसरी, दीज सब्सटेंसेस आर रिपल्ड बाय मैग्नेट। एक मैग्नेट के पास अगर आप ले जाओगे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपल्शन फील करते हैं। पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है वो फिबल अट्रैक्शन महसूस करता है। फिबल अट्रैक्शन का मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन, कमजोर अट्रैक्शन। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वहां स्ट्रांगली अट्रैक्शन महसूस करते हैं वो, जब भी चुंबक उसके पास लेके आते हो।
अब ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आता है। आपने एक लिक्विड लिया है जो डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन है, डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन है, और जब आप शुरू में दिए थे तो इसमें ऐसे ये भरा हुआ था, ये देखिए ऐसे बनाने की कोशिश कर देते हैं, ये यहां पे लेवल, मान लो ये लेवल था, ऐसे ऐसे ये भरा था, क्योंकि जो आप जानते हैं जो भी सोल्यूशन होता है उसका जो लेवल होता है वो सेम लेवल पे होता है, ऐसे था। अब आपने यहां पर ये चुंबक लगा दिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया नॉर्थ साउथ। तो ये डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को नापसंद करता है, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाना चाहता है। तो यहां पर जैसे ही चुंबक लगाओगे, ये जो लेवल है वो नीचे डिप कर जाएगा, छोड़ के भागने की कोशिश करेगा। तो छोड़ेगा, जब इधर डिप करेगा तो इधर उठ जाएगा, क्योंकि लेवल तो फिर अब सेम ना रहे। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ध्यान रखिएगा कि लेवल ऑफ द लिक्विड विल डिप डाउन, या इसको छोड़कर भागेगा नीचे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, इस सिचुएशन के बाद लगाओगे तो ये पसंद करता है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाने की कोशिश करता है, तो ये लेवल यहां चढ़ जाएगा, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, और खींचेगा कि तुम भी आओ तुम भी आओ, 2 की जगह 20 पहुंच गए, और यहां डिप कर गया, क्योंकि है तो उतना ही लिक्विड। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में लेवल डिप कर रहा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में लेवल अप कर रहा है, और फेरोमैग्नेटिक में आप सोचेंगे कि लेवल और ज्यादा अप करना चाहिए। लेकिन मजे की बात क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, लोहे का सॉल्यूशन नहीं मिलता, लिक्विड बनता ही नहीं। तो यहां लिखा नो लिक्विड इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो लिक्विड ही नहीं है, तो ये लिक्विड की बात क्या करना, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। अब अगली बात देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग बात, कि अगर आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉर्थ साउथ में डालते हैं, तो ये अगर आप डालेंगे ये रॉड, तो ये रॉड खट से एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना देगी, जैसे ही इसको छोड़ेंगे खट से अलाइन हो जाएगी। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में सब्सटेंस का एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि इसकी कोशिश ये रहती है कि वीकर मैग्नेटिक फील्ड में चला जाए किसी तरीके से, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको पसंद नहीं है। और यहां पर बात करें पैरामैग्नेटिक में, तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे वो तुरंत अलाइन हो जाएगा नॉर्थ साइड डायरेक्शन में, तो इसकी एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चली जाती है। और फेरोमैग्नेटिक होगा तो ये एक्सेस क्विकली एंड वेरी फास्ट जाएगी, जैसे ही छोड़ेंगे खट से घूमे, इसमें थोड़ा धीरे घूमेगी, इसमें फट से घूमेगी। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइंड होगी वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। अच्छा, अब जैसा बताया कि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाना पसंद करते हैं। पैरामैग्नेटिक में वीकर टू स्ट्रॉन्ग, आप चाहें तो वीकर टू स्ट्रॉन्ग, यहां स्ट्रॉन्ग टू वीकर, और ये भी यही काम होगा, वीकर टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन रैपिडली, बहुत तेजी से जाना पसंद करेगा। अब अगली बात ये हो गई, हाँ जी। अब देयर कुछ डाटा है, देयर परमेबिलिटी इज लेस देन 1, इसकी जो मटेरियल की परमेबिलिटी होती है वो 1 से छोटी होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो 0 और 1 के बीच होती है, हम लोग देख चुके हैं, है ना। और म्यू की बात करें तो जो स्पेस की परमेबिलिटी होती है उससे छोटी होती है डायमैग्नेटिक की, ये क्या होगी, 1 से थोड़ी बड़ी होती है। ये एप्सिलॉन का मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो म्यू आर 1 से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। और यहां की बात करेंगे तो जो फ्री स्पेस होती है वैक्यूम की, कह लीजिए परमेबिलिटी, उससे थोड़ी ज्यादा होती है। फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा होती है, म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1, 1000, 1500, 1800, 2000 तक, 2500 तक जाती है। और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से काफी बड़ी। ये डाटा याद रखिएगा, अक्सर आपसे पूछा जाता है। अगली बात सब्सटिबिलिटी की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है, बहुत पूछते हैं कि अगर सब्सटिबिलिटी निगेटिव है तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। निगेटिव इसलिए कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाए थे उसकी विपरीत डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन पैदा हो रहा है, इसलिए माइनस आता है। तो अगर ये -1 से 0 के बीच है तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और साथ में इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कह सकते हैं, होता है। और यहां की बात करें तो सब्स्टिबिलिटी 0 से थोड़ी बड़ी होती है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और ये इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है जो क्यूरीज लॉ से आप एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसका सब्स्टिबिलिटी 1 से बहुत बड़ा होता है,
1000, 1500, 2000 जैसी बात चल रही है। और ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ से एक्सप्लेन करते हो, साइज प्रोपोर्शनल टू 1-1/T-TC। अगर मैं आपसे बोलूं आपको आपकी जांचने के लिए कि कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी सब्सट्रेबिलिटी -0.2 है, तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या, कौन सा मटेरियल होगा। -0.2 सब्सट्रेबिलिटी अगर है किसी मटेरियल की, तो वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है। थोड़ा ध्यान देके, -0.2 अगर किसी मटेरियल की सब्सट्रेबिलिटी है तो वो कौन सा मटेरियल है। अब बात करते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक लिक्विड की। जैसे लिक्विड की बात की थी, तो डायमैग्नेटिक लिक्विड को अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच रखोगे, तो जैसा हमने अभी समझा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग से वीकर जोन में जाना पसंद करते हैं। तो ये पोल के पास तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और पोल के बीच में यहां आ जाओगे तो थोड़ा वीक पड़ जाएगा। तो ये यहां से ये लेवल ऐसे बनाना चाहिए था, थोड़ा सा डिप कराना चाहिए, लेवल बराबर बनाए, ऐसे उठ जाएगा बीच में और किनारे से डिप कर जाएगा। भाई यहां कम हो जाएगा, बीच में उठा हीप बन जाएगा। तो ये कहानी कब की है, डायमैग्नेटिक लिक्विड। अगर ये पैरामैग्नेटिक लिक्विड होगा तो ये पसंद करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वीकर से स्ट्रॉन्ग में जाता है। तो ये वीकर था, उससे खींच के यहां बन गया ऊंचाई और बीच में ढलान। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और आप जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक में कोई लिक्विड नहीं होता, तो उसका जिक्र ही नहीं हो पाएगा। ये भी बात आप समझे। अब अगली बात हम लोग करते हैं, इन दीज सब्सटेंसेस द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर फार्दर देन द एयर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से जाना नहीं पसंद करती हैं। तो उसकी जो डेंसिटी है एयर में वो ज्यादा होगी, इसके अंदर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, जो डायग्राम बनाया था। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाना पसंद करती हैं, तो डेंसिटी बाहर की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होगी इस सब्सटेंस के अंदर। और ये तो बहुत ही ज्यादा पसंद करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसके अंदर की डेंसिटी अगर एयर से तुलना करेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगी इस मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस इज 0। इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 होता है, और एक एटम का भी 0 होता है। मिलके तो एक एटम का 0 तो कितना भी इकट्ठा कर लोगे सबका 0 है। इसमें क्या होता है, एक एटम का परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एक साथ आप करोड़ों इकट्ठा कर लेंगे तो नेट 0 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी एक एटम का परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एक साथ जब लाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं मिलता है, एक का होता है लेकिन। अच्छा, ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। आप जाने से पहले याद दिला दूं बेटा कि ये आपके लिए द्रोणा एक शानदार कोर्स है, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। अगस्त 8 से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, रीस्टार्ट हुई हैं, और इसमें पुराने लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये ओल्ड लेक्चर्स जो अप्रैल से अब तक एक किताब 8 चैप्टर पढ़ाए थे वो भी मिल जाएगा, साथ साथ पूरे सिलेबस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। लाइव क्लास तो होंगी। तो आपको कहीं अगर दिक्कत आ रही है, स्कूल के टीचर का कम समझ में आ रहा है, या आप पढ़ नहीं पाए किसी वजह से, या कोई कोचिंग सेंटर ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन किया वहां समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर इजी फिजिक्स रहेगी, साथ में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, 10 साल के पीवाईक्यूज, इन सब का वीडियो सोल्यूशन बना के मैं इसमें देता हूं। एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी के भी वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, फॉर्मूला शीट मिलेगी आज से लिखी हुई, जिसे फटाफट आप तैयारी कर सकें। असाइनमेंट भी मिलेंगे आपको फुली सॉर्ट। तो एक जबरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप, क्योंकि पेपर कॉन्सेप्चुअल आने लगा है, बिल्कुल देर मत कीजिए, द्रोणा 2.1 में शामिल हो जाइए। देर करेंगे तो अब समय है नहीं। और कैसे लेना है ये कोर्स या एनरोल करना है, तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। सारे वो टूल्स, सारी वो मटेरियल रिसोर्सेज आपको मिलेंगी जो आपकी पढ़ाई में आपको शानदार मदद कर सके। देर ना करें, द्रोणा में मेरे साथ आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।